Hi everyone, I'm Ishan Sharma. Today in this video we'll be talking about how can you crack the coding interviews. This is the most important thing. I recently visited the Microsoft office और वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छी फील आ गई. मतलब if I wasn't been doing YouTube, if I was not doing marketup, I would certainly be a developer. A very important part of getting into these FAANG companies or working in startups is cracking that coding interview. तो आज इस वीडियो में I'm joined with Parik sir and he will be guiding us through what do you need to master if you want to crack the coding interviews. Parik, thank you so much for joining me here. कैसे हो आप? बस बढ़िया ईशान एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आके आज. सो रियली एक्साइटेड फॉर Amazing. Awesome. तो let's start with the first question that I was having and that is coding interview crack करने के लिए what are the requirements that someone should have? What is it that they need to master so that they can do well in these interviews? श्योर. सो ईशान बेसिकली देखो, अगर हम बात करें डिफरेंट कंपनीज की, थोड़ा रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है. बट इन टर्म्स ऑफ इफ यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट एनी फैंग कंपनी और स्टार्टअप्स, तो 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट इज डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत अच्छा होना चाहिए. दैट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में बंदा बहुत अच्छा होना चाहिए. दूसरी चीज, उसके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स थोड़े से अच्छे होने चाहिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, ये इंपॉर्टेंट होता है. थर्ड इज प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा काम करा हो. तो बेसिकली अगर किसी ने वेब डेवलपमेंट करा हुआ है, ऐप डेवलपमेंट करा है, तो थोड़ा प्रोजेक्ट्स भी की रोल प्ले करते हैं, है ना. बाकी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले अ की रोल. बट इन सब में अगर मैं बात करूं, जो मोस्ट कॉमन है, चाहे स्टार्टअप हो चाहे फैंग हो, वो डेटा स्ट्रक्चर्स है. एंड दैट कवर 70-80% फॉर योर क्रैकिंग दोज कोडिंग इंटरव्यूज. बाकी क्या है, जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्टअप थोड़ा ज्यादा वेटेज दे देंगे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लिए कोई कंपनी लाइक एडोबी थोड़ा ज्यादा वेटेज दे देगी. बट डीएसए एक ऐसी चीज है जो सारी कंपनी फोकस करती है, और आज की डेट में अगर अच्छे डीएसए कर लेते हो तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. राइट. एक बड़ा क्वेश्चन दैट आई वाज आल्सो हैविंग इन फर्स्ट ईयर वाज दैट मैं वेब डेवलपमेंट करके रिएक्ट सीख करके कोडिंग इंटरव्यू क्यों नहीं क्रैक कर सकता? व्हाई डू आई हैव टू लर्न डीएसए एंड व्हाई इज इट दैट इट इज सो पॉपुलर? सारी कंपनीज वो क्यों पूछती हैं? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो देखो, डीएसए को ऐसा है, लाइक डीएसए इज समथिंग जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छे से बनाता है. लाइक इफ यू वर्क एट एनी कंपनी, आपको एक बता दिया जाएगा यार हमारी ये रिक्वायरमेंट है. अब उसमें उसको अच्छे से सोचना कि हम कम टाइम में करें, हम कम स्पेस लें, ये सॉल्यूशन सोचना केवल डीएसए सिखाता है. लाइक यू कैन बिल्ड अ वेबसाइट, बट अगर वो ऑप्टिमाइज नहीं हुई तो वो ना, जब ज्यादा यूजर्स आएंगे तो फट जाएगी. समथिंग लाइक दैट कैन कम अप. वो चीजें जो अच्छा डीएसए में अच्छा होता है, वो अच्छा कोड लिखता है, वो जो ऐसा कोड लिखता है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज बेटर हो, ये चीजें आपके अंदर खुद घुस जाती है जब आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो डीएसए की. तो ठीक है, आप वेब डेवलपमेंट सीख लोगे, ठीक है आप मशीन लर्निंग सीख लोगे, बट अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. वो चीज जो है वो डीएसए ही सिखाएगी, वो वेब डेवलपमेंट मशीन लर्निंग वो नहीं सिखाएगी. और कंपनी एक्सपेक्ट्स कि यार चलो ठीक है, बाकी चीजें हम बाद में सिखा देंगे, बट ये तू सीख कर आ जा, तू एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बन के आ जा, बाकी चीजें हम तेरे को सिखा देंगे. क्योंकि अगर तू प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा है तो तू कुछ भी कर लेगा. राइट. इट्स वेरी गुड कि आपने कॉलेज में वेब डेवलपमेंट करा है, कॉलेज में ही मशीन लर्निंग करा, वो आपको आगे चल के एज देगा. बट हर कंपनी चाहती है मेरे को एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला बंदा मिल जाए, इसलिए वो डीएसए पे फोकस करती है. एंड स्पेशली जो फैंग कंपनीज है, उनका तो देखो इंटरनली टूल बना हुआ है. अमेजोन में मैंने काम करा हुआ है, वहां पर उनका अपना अंदर अपना ही काम चलता है. राइट. गूगल का अपना अंदर ही काम चलता है. बट दे वांट एक स्मार्ट बंदा, एक स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्वर, वो जाके उनके गूगल के प्रोडक्ट्स पे काम करेगा, अमेजोन के प्रोडक्ट्स पे काम करेगा. बट एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग फिनिश हो जाए तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं यार ये बंदा फोड़ देगा हमारे लिए. That's why DSA Understood. important है. You might be wondering what is the best resource for you to start learning DSA from? That's where you can check out this video sponsor, Coding Ninjas. You can try out their data structures and algorithms course in C++ for completely free using their try for free option on the course page. You will get access to 20% of the Coding Ninjas course for completely free, no questions asked. The course is available in Hindi, so if you are not comfortable with English, you can understand all the concepts and explanations in your own language. Now, unlike most courses, you will get one-on-one doubt TA support, which makes sure that all of your doubts are resolved within 45 minutes, and you can get this even in the free trial feature. The course is taught by people from Stanford, IITs, Amazon, and Facebook with a 4.9% rating on Google and Facebook reviews. The best part is you can try this feature in all of their courses. If you're not aware, Coding Ninjas has courses from beginner to advanced level in programming, in C++, Java, machine learning, data science, Android development, web development, and more.
Bangalore. They just launched their data analytics course as well. Now, if you like the course and you want to continue your learning, you can opt to buy any of the Coding Ninjas courses using the link in the description and get a 25% discount on the same. So if you're interested, do check it out. And now let's move on to the video. एक और क्वेश्चन लोगों को रहता है कि डीएसए समझ गए कि दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट कहाँ से सीखना चाहिए एंड क्या क्या सीखना चाहिए डीएसए में, बिकॉज बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स आती हैं, मैंने देखी थी जब मैं अंदर आया था कॉलेज में पहली बार. बट लाइक व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट दे नीड टू मास्टर एब्सोल्युटली, कि ये तो करना ही करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन बी श्योर कि येस यू विल बी कॉन्फिडेंट नाउ फॉर द कोडिंग इंटरव्यूज. तो व्हाट आर दोस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स? श्योर. तो मैं एकदम प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से बताऊंगा एंड एक एक करके शुरू करता हूँ. लाइक थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ कि टॉपिक वाइज इन पे क्या फोकस होता है एंड ऑल. बट सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं. देखो, डीएसए में टॉपिक्स होते हैं, बट एक जो बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग है वो सबसे पहले सीख लो. कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो, अपने आप को कंफ्यूज मत करो सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन में. एक लैंग्वेज पकड़ लो, उसके बेसिक कर लो. फंक्शंस, लूप्स, इफ एल्स, ये सब किसी भी एक लैंग्वेज में लिखना आ जाए, 1 महीना लग के पहले वो कर लो. पैटर्न्स के क्वेश्चंस कर लो, एक बेसिक लॉजिक बिल्डिंग बन जाएगी. अब एक्चुअली तुम्हें कोड करना आ गया है, अब तुम्हें एक्चुअली अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखना है, राइट? तो अगर अब मैं टॉपिक वाइज बात करूं, तो जैसे यहां पर मैं देख सकता हूं कि यहां पर एरेज एंड स्ट्रिंग सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, है ना, जिसमें बेसिक पहले एरेज एंड स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस करो, जो कि पेयर सम होता है, ट्रिपलेट सम होता है, कि बेसिक लॉजिक बिल्डिंग है, हमें समझ में आता है यार इसको कैसे टाइम वाइज ऑप्टिमाइज करना है. और ये ना कुछ एल्गोरिथम्स है, लाइक कैडेनेज एल्गोरिथम, डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम, स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर्स. दीज आर एल्गोरिथम्स. और आदमी क्या सोचता है यार, ये मैं खुद से सोच लूं एल्गोरिथम, खुद से नहीं सोच पाएगा आदमी. तो यू नीड टू लर्न फर्स्ट दीज एल्गोरिथम्स. अब आपको इसकी वैरायटी पे काम करना होगा. तो इंटरव्यू में कैडेनेज एल्गोरिथम कोई नहीं पूछेगा, आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी जिसके अंदर कैडेनेज एल्गोरिथम यूज हो रहा होगा. तो आपको ये 4-5 एल्गोरिथम्स में जो जनरली एरेज एंड स्ट्रिंग्स में ज्यादा लगती हैं, उसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, इनकी वैरायटी करनी होगी, एंड आपका एरेज एंड स्ट्रिंग्स एक अच्छा बन जाएगा वंस यू डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना. फिर अगर हम बात करें जो मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं, जो 2D एरेज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक होता है ट्रेवर्सल टाइप के क्वेश्चंस की वेव टाइप का प्रिंट कर दो, स्पाइरल ऑर्डर प्रिंट कर दो एरे का, समथिंग लाइक दैट. इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ट्रेवर्स करना होता है, यार ऐसे करूंगा मैं, वैसे करूंगा. कुछ होते हैं रोटेट वाले क्वेश्चंस कि इन प्लेस रोटेट कर दो, ट्रांसपोज कर दो एक मैट्रिक्स को, ऐसे टाइप. बिकॉज ये क्या है, आपको पूरा लॉजिक बिल्डिंग के अराउंड फोकस हो रहा है कि कैसे सोचोगे आप, कैसे आप टाइम वाइज ऑप्टिमाइज करोगे. तो 2D एरेज के इस टाइप की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं. एंड एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अब बाकी डेटा स्ट्रक्चर सीखोगे, बट मोस्टली क्या होता है, कंपनीज एरेज एंड स्ट्रिंग्स पे ज्यादा फोकस कर जाती है, क्योंकि उन्हें लॉजिक बिल्डिंग चेक करना है. दे डोंट वांट कि यार ट्रीज आता है, और स्पेशली स्टार्टअप्स, वो तो मोस्टली एरेज एंड स्ट्रिंग्स पे ज्यादा फोकस कर जाते हैं, क्योंकि अगर कोई एरेज एंड स्ट्रिंग में लॉजिक बिल्डिंग में अच्छा है, इसका मतलब वो स्मार्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग में. तो क्या होता है, हम इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं, बट आता वो एरेज एंड स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन ज्यादा है. तो इन चीजों को बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, एंड इन चीजों में काफी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने चाहिए. उसके बाद यू कैन लर्न, जो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इज रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग. मतलब रिकर्जन एक ऐसी चीज है, अगर इसको हमने अच्छे से नहीं करा, बाकी नीचे जो भी डेटा स्ट्रक्चर आ रहे हैं ना, उसमें यूज होने वाला है ये. और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, देखो हार्ड प्रॉब्लम बाद में करेंगे, अभी बेसिक्स ऑफ रिकर्जन वाले कर लो. लाइक जैसे होता है फैक्टोरियल निकालना रिकर्जन से, बेसिक वाली चीज, फिबोनाची नंबर निकालना, फिर डिवाइड एंड कॉन्कर करना, जैसे मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, इसमें रिकर्जन यूज होता है. सो दैट्स नॉट अ हार्ड प्रॉब्लम ऑफ रिकर्जन, बट एक लाइक बेसिक प्रॉब्लम्स है, एंड उससे एक रिकर्सिव थिंकिंग बन जाती है. और देखो शुरू में डिफिकल्ट लगता है, बट एक बारी क्रैक कर लिया ना रिकर्जन, उससे ज्यादा मजेदार चीज कुछ नहीं है. क्योंकि तुम कोई भी प्रॉब्लम मिलेगी ना, तो बेसिकली उसको ऐसा बोलोगे यार मैं इसको रिकर्सिवली तो कर ही दूंगा. वंस यू क्रैक दैट टेक्निक, तो उसको टेक्निक क्रैक कर लो, और फिर आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन रिकर्सिव वाइज तो मिल ही जाएगा. तो इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ रहा है, यू विल एबल टू गिव द रिकर्सिव सॉल्यूशन. वो ये बोलेगा यार इस बंदे को आता तो है ना. अब उसको फर्दर ऑप्टिमाइज चीजों से करेंगे, बट रिकर्सिव सॉल्यूशन हो जाता है, तो दैट मींस डन है. सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स एक बेसिक है जो कि आदमी करता ही है. मैं इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट इसलिए बोलता हूं क्योंकि बहुत कई बार बेसिक चीजें पूछ लेते हैं. तो ये बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, ये तो करनी पड़ेंगी, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज बाइनरी सर्च. मतलब बाइनरी सर्च एक पढ़ते हैं, बट अगेन वो एक एल्गोरिथम है. अब उसकी इतनी सारी एप्लीकेशंस है क्योंकि वो लॉग इन में काम कर देता है. तो बाइनरी सर्च ऑन एरेज पे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, एग्रेसिव काउज, लाइक डिफरेंट ऑफ बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च ऑन मैट्रिक्स पे क्वेश्चन होता है कि रो वाइज, कॉलम वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स है, उसमें मुझे कोई चीज सर्च करनी है. तो इन सब चीजों में दिमाग लगता है. फिर हम सोचते हैं अच्छा ये बाइनरी सर्च से कैसे ऑप्टिमाइज हो जाएगा, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ मोर ऑफ एल्गोरिथम वाली चीजें ज्यादा थी.
है ना। अब स्टार्ट होता है, अब मैं डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर सीखता हूं। अभी तक मैंने एरेज एंड स्ट्रिंग्स ही सीखा है इन टर्म्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, बट बहुत सारे एल्गोरिथम सीख लिए, है ना। अब आते हैं जो हमें डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर सीखने होते हैं। फर्स्ट स्टार्ट विद लिंक लिस्ट। इतना प्यारा डेटा स्ट्रक्चर है कि भाई बस नेक्स्ट होता है और बस ट्रैवर्स करना होता है, नल वल का ध्यान रखना होता है, बट इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। जैसे सबसे पहले आते हैं रिवर्सल टाइप के प्रॉब्लम्स। मतलब रिवर्स लिंक लिस्ट सदियों से चला आ रहा है क्वेश्चन, और आज भी पूछ लिया जाता है। क्यों पूछ लिया जाता है? क्योंकि उसको रट नहीं सकते तुम। जब भी वो क्वेश्चन आएगा तुम्हें पेन एंड पेपर यूज करना होगा, तुम्हें दिमाग लगाना होगा, इसको मैं कैसे करूंगा, क्योंकि तुम रट नहीं सकते हो। तो पाइथन वाले तो उसमें -1 करके कर देते हैं। वो सब तरीके हैं, बट एक आई थिंक वो इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो एक्चुअली एल्गोरिथम एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मतलब रिवर्सल लिंक लिस्ट मतलब इतना कॉमन है, और बेसिकली फिर भी इंटरव्यू में जब भी जाओगे ना तो आपको फ्रेश तरीके से सोचना होगा, राइट। सॉर्टिंग वाली प्रॉब्लम्स होती है लिंक लिस्ट में। मर्ज सॉर्ट अभी हमने एरे में सीखा था, बट लिंक लिस्ट में करना है तो थोड़ा दिमाग दूसरे तरीके से लगाना होता है। क्विक सॉर्ट ऑन लिंक लिस्ट लगाना है। ये सबसे क्रिटिकल है लिंक लिस्ट में कि स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स वाले क्वेश्चंस, कि मिड पॉइंट ऑफ अ लिंक लिस्ट निकालना है, उसके 2 तरीके। अच्छा, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स वाले से वो और जल्दी हो जाता है। तो इसका अगेन यही है, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर एक क्वेश्चन में आप सीखोगे, बट उसको आप 20 क्वेश्चन में लगाओगे, उसी से ऑप्टिमाइज होती हैं चीजें। मॉडिफाई इन लिंक लिस्ट में कुछ चेंज करना है, मुझे ऐड करनी है 2 लिंक लिस्ट, समथिंग लाइक दैट क्वेश्चंस कम अप। और ये सारी वैरायटी होती है लिंक लिस्ट को अच्छा करने में। एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस है, लिंक लिस्ट सबको पता है क्या है, बट जब भी इंटरव्यू में आएगा आपको दिमाग चेक होगा, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक होगी, क्योंकि रट नहीं सकते हो। डीएसए एक ऐसी चीज है, आप कितना भी कोशिश कर लो, यू नीड टू बी रियली लॉजिकल, तभी होगी चीजें, रट के नहीं होगा। ऑब्वियसली एल्गोरिथम यू शुड नो कि भाई स्लो एंड फास्ट पॉइंटर क्या है, डच नेशनल फ्लैग क्या है, बट अब आपको उसको अप्लाई करने में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना वो नहीं होगा, राइट। फिर स्टैक्स एंड क्यूज आता है। स्टैक्स एंड क्यूज में एक चीज हम बहुत अंडररेट करते हैं, हमें ना वो ऊपर वाली चीज की इंक्लूड कर लो स्टैक, इंक्लूड कर लो क्यू, बट वो पीछे बना कैसे है। डेटा स्ट्रक्चर तुम्हें पता है स्टैक और क्यू क्या है, बट वो पीछे इंप्लीमेंट कैसे हुआ है, स्टैक यूजिंग एरे, स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करता है। बिकॉज कई बार इंटरव्यू ये पूछ लेता है, भाई स्टैक मुझे पता है तेरे को आता है, बट स्टैक बनाते कैसे हैं, पॉप फंक्शन कैसे वर्क करता है, पुश फंक्शन कैसे ऑप्टिमाइज्ड है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। और बाकी इसकी एप्लीकेशन वाइज तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन वगैरह, वो सारे क्वेश्चंस तो हमें करने ही होते हैं, बट दैट्स हाउ वी क्रैक स्टैक्स एंड क्यूज। बट इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट को अंडररेट नहीं करना है, राइट। ठीक है। फिर सिमिलरली बाइनरी ट्रीज में डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। ट्री ट्रेवर्सल्स पहले सीखना होता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई कंस्ट्रक्ट कर दो, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन है, बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। ऐसे टाइप के बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने एक ब्रॉड कैटेगरी बना दी, अब उसमें ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, एंड वंस यू डू दैट तो आपका बाइनरी ट्री अच्छा हो जाएगा, आपका स्टैक्स एंड क्यूज अच्छा हो जाएगा, राइट। एंड देखो प्रैक्टिस करने में बीच में इसलिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के बहुत सारे रिसोर्सेज है, सारे अच्छे हैं। लीड कोड है, लीड कोड फेमस है, गीक्स फॉर गीक्स है, इंटरव्यू बिट है, हमारा कोड स्टूडियो भी है, कहीं से भी प्रैक्टिस करो, जस्ट स्टिक विद दिस रोड मैप, है ना। आपको जोन सा प्लेटफॉर्म बढ़िया लगे, जोन सा एंगेजिंग वाइज अच्छा लगे, वहां प्रैक्टिस करो, बट प्रैक्टिस करने के बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं। सीखने के डिफरेंट और रिसोर्सेज है, बट अगर प्रैक्टिस करनी है तो बहुत ही अच्छे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है आजकल। जस्ट प्रैक्टिस इट, और वो आपको अच्छे से करना होगा। फिर ट्री व्यूज वाले क्वेश्चंस आते हैं, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं ट्री व्यूज वाले बोल देता हूँ यार, इनको तो डेफिनेटली कर लो। बाकी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रिमूव करना है कुछ बाइनरी ट्री में, कुछ इंसर्ट करना है, समथिंग लाइक दैट कम्स अप, और वो हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। बीएसटी भी सिमिलर ही है बाइनरी ट्री में, तो लेट्स स्किप दैट, बिकॉज वही कंस्ट्रक्शन वाला है, कन्वर्जन बेस्ड प्रॉब्लम्स है, तो बीएसटी इज ऑल्सो सिमिलर। नेक्स्ट, प्रायोरिटी क्यूज एंड हीप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन प्रायोरिटी क्यू, हम हैश इंक्लूड वाली आदत होती है, बट पीछे प्रायोरिटी क्यू क्या कैसे बना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो अंदर की चीजें समझ में नहीं आएंगी कि भाई डिलीट कैसे लॉगिन में काम करता है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रायोरिटी क्यू की एप्लीकेशन नहीं देगा, वो डायरेक्ट बोलेगा भाई मुझे प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन बताओ। ऑनेस्टली मेरे से अमेजोन के इंटरव्यू में यही पूछा था कि प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करनी है, उसको पूरा कोड लिखो, उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मतलब बेसिकली यही पूछा था कि प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करके दिखा दो मेरे को। सो इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट अंडररेट नहीं करना है, यू नीड टू लर्न एप्लीकेशंस, बट इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए पीछे कैसे हुआ, एंड वन टाइम एफर्ट है, एक बार ही पता लग गया फिर आराम से तुम कोई भी चीज कर सकते हो। सिमिलरली फिर इसमें भी कन्वर्जन बेस्ड प्रॉब्लम होता है कि हीप को बीएसटी में कन्वर्ट, क्योंकि अब तुमने क्या है पुराने डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया ना,
तो अब उनका मिक्स क्वेश्चन बनेंगे, हीप को बीएसटी में कन्वर्ट करो, हीप को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करो, हीप को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करो, अब तुम्हारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। और एक जो है के बेस्ड प्रॉब्लम्स, जैसे केथ लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, जहां पर भी तुम्हें के दिखे तो यू नीड टू गेट इनटू द माइंड, यार यहाँ तो प्रायोरिटी क्यू एंड हीप्स लगेगा, तो दैट इज अ वेरी हैक कि यार के आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं प्रायोरिटी क्यू एंड हीप्स यूज होगा, तो इसका डेफिनेटली हमें कर लेना चाहिए। फिर ग्राफ्स एंड डीपी है, देखो ये दोनों हार्ड टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने ऊपर का बोला ना, बाकी टॉपिक्स आपको स्टार्टअप्स में भी पूछे जाएंगे, है ना, फैंग कंपनीज में तो पूछे ही जाएंगे, बट ग्राफ्स और डीपी एक ऐसे टॉपिक है जो स्टार्टअप में शायद कम पूछे जाए क्योंकि हार्ड होते हैं, बट फैंग कंपनी स्पेशली गूगल, डायरेक्ट आई, ये तो ग्राफ्स और डीपी पे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि हार्ड टॉपिक्स चाहिए, और मतलब इवन हार्डर क्वेश्चन पूछते हैं इनके भी। तो बेसिकली वी नीड टू बी रियली गुड इन दीज टॉपिक्स अगर आपको बड़ी बड़ी फैंग कंपनीज निकालनी है, फेसबुक, गूगल, डायरेक्ट आई, राइट, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट फिर भी थोड़ा इजी, मतलब पूछ सकते हैं ग्राफ्स और डीपी, बट इजी लेवल पे रहेंगे। बट Amazon, सॉरी गूगल हो गई, डायरेक्ट आई हो गई, वो थोड़े हार्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड मैंने इसमें कवर कर रखा है ग्राफ्स का इनफ पार्ट, कि ग्राफ में देखो बीएफएस डीएफएस अगर आपको आता है तो आपको ग्राफ्स अच्छे से आता है, दीज आर द मोस्ट टू क्रिटिकल एल्गोरिथम्स, इतना आता है तो ग्राफ्स को आपको समझ में आ गया। बाकी जो एडवांस टॉपिक्स है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, शॉर्टेस्ट पाथ के एल्गोरिथम्स, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ग्राफ्स इन मैट्रिक्स, ये हार्ड टॉपिक्स हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू स्पेशली फॉर कंपनीज लाइक गूगल एंड डायरेक्ट आई, है ना। तो हार्ड एल्गोरिथम्स हैं, इनकी बहुत सारी हार्ड एप्लीकेशंस करनी पड़ती हैं, बट ये कर लिया तो आई थिंक यू आर रेडी फॉर गूगल एंड डायरेक्ट आई टाइप्स ऑफ कंपनीज एज वेल, राइट। फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करें, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट वेराइटीज। भाई डीपी पहले हम अब हमने ऊपर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर सीख लिए ना, अब डीपी अलग अलग जगह लगेगी, तो डीपी इज लाइक जस्ट एन एडवांस वर्जन ऑफ रिकर्जन। इसीलिए बोलता हूं मैं रिकर्जन बेसिक कर लिया, उसको अच्छे से करना, क्योंकि रिकर्जन ट्रीज में भी यूज होगा, रिकर्जन लिंक लिस्ट में भी यूज होगा, रिकर्जन ग्राफ में भी यूज होगा, हर जगह यूज होगा, और रिकर्जन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी यूज होगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जब भी सॉल्व करो सबसे पहले उसको रिकर्सिवली सॉल्व करो कि भाई इतना तो हमें आता है, देन आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। डीपी विद एरेज में किसी टेक्निक से सॉल्व होता है, डीपी विद स्ट्रिंग्स में किसी और टेक्निक से सॉल्व होता है, डीपी विद मैथ्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती है कि काउंट निकालना है मुझे, एक होता है मुझे सारे परम्यूटेशन प्रिंट कर दो, एक होता है मुझे बस केवल काउंट बता दो। तो काउंट वाले में डीपी बहुत ही ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करती है, तो वैसी वाली वैरायटी करनी होती है। डीपी विद ट्रीज करना होता है, अब बीएसटी के क्वेश्चन है उसमें भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगेगी, तो ऊपर डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया, बट अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेकिंग एंड पार्टीशन टाइप के प्रॉब्लम्स हम करते हैं, काउंटिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। ब्रेकिंग एंड पार्टीशन इज लाइक, जैसे बहुत सारा कॉमन है कि हम इसको कितने वेज से ब्रेक कर सकते हैं, कितने वेज से पार्टीशन कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंदर आई थिंक मतलब जस्ट फॉर द रिकमेंडेशन डीपी में स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट है, वो बहुत अच्छी बनी हुई है, इट्स समथिंग लाइक दैट, और वहां पर उसने अच्छे से वैरायटी कवर करके, तो आप वहां से भी सीख सकते हो। तो कोई कोई टॉपिक किसी ने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, तो यू कैन ट्राई आउट एंड बेसिकली उसको अच्छे से सीख सकते हो। बाकी जो मैंने एक पार्ट मिस करा था यार, रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग में जो हार्ड क्वेश्चन है अब करने हैं, क्योंकि तुमने बेसिक कर लिया होगा तो तुम डीपी तक पहुंच गए हो, डीपी में इनफ कर लिया होगा। अब जो होते हैं प्रिंट परम्यूटेशन ऑफ द स्ट्रिंग, प्रिंट सबसेट सम टू के, ये हार्ड क्वेश्चन होते हैं जो उस टाइम करने बहुत मुश्किल होते हैं, बट अब इतना करके आ चुके हो, अब रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग के हार्ड क्वेश्चंस करो, एन क्वीन प्रॉब्लम, रैट इन अ मेज प्रॉब्लम, बिकॉज अब तुम उन्हें समझ पाओगे, अब अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि रिकर्जन इतना तुम लगा के आए हुए हो तो इफेक्टिवली अच्छे से हो जाता है। बाकी देखो अदर टॉपिक्स हैं, इसमें हैश मैप्स है, ट्राइज है, बिट मैनिपुलेशन है, ग्रीडी एल्गोरिथम्स है, सर्कुलर क्यूज है, डीक्यू है, ये सब तब करना जब ऊपर वाला अच्छे से हो जाए, टाइम हो तो करना, है ना। अगेन आई विल से हार्ड कंपनीज में जाना है तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, लाइक गूगल में, डायरेक्ट टाइम में, तो ये चीजें मिस नहीं कर सकते, स्पेशली डीक्यू वाला डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि डीक्यू जो है ना, गूगल ने डीक्यू के क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं। तो अगर आप किसी से भी पूछोगे रिसेंटली में, उसके कहीं ना कहीं डीक्यू पूछा जा रहा है। तो ये हार्ड टॉपिक्स है, अगेन इनको तब करना जब ऊपर वाला बहुत अच्छे से हो जाए, बट दीज आर ऑल्सो द थिंग्स दैट यू नीड टू डू। हैश मैप देखो ऊपर तो आपको सीखना ही है, बट हैश मैप मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है। हम बहुत जगह हैश मैप यूज कर रहे होंगे, बट हमें यही नहीं पता यार वो पीछे बनता कैसे है। तो हैश मैप की भी वही मैं बोलता हूँ, इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, बट ये ओवरऑल एक आपको एक रोड मैप मिल गया, आपको एक ब्रॉड कैटेगरी मिल गई। अब इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आप लीड कोड से कर सकते हो, आप गीक्स और गीक से कर सकते हो, आप इंटरव्यू बिट से कर सकते हो, आप कोड स्टूडियो से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, बट इन सब क्वेश्चंस को कर लो। एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड हर कैटेगरी में जैसे 20 क्वेश्चंस कर लो, तो ओवरऑल आपको 350-400 टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे, एंड यू विल बी रेडी फॉर क्रैकिंग एनी इंटरव्यू।
राइट. थोड़ा लंबा दैट्स अमेजिंग. थोड़ा लंबा खिंच गया, बट आई थिंक डिटेल था, इम्पोर्टेंट था. राइट. नो, आई थिंक दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. बहुत बार जो वीडियोस लोग देखते हैं उसमें बस ऊपर से बता देते हैं, बट आई थिंक डेप्थ इज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिलीवर फ्रॉम दिस वीडियो. ये जो पूरी लिस्ट है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन टेक अ लुक एट दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड. दीज आर द इम्पॉर्टेंट DSA कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू मास्टर. एक और क्वेश्चन जो लोगों का रहता है कि ये सारी तो मिल गई मेरे को, बट इसको रूटीन में कैसे डालूँ मैं, मतलब हर दिन कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस तरह से we can optimize our learning in DSA. So according to you, Parik, what is the optimal way to do that? देखो, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं रूटीन का. मतलब देखो, एक होता है कि मैं कब स्टार्ट करूं. स्टार्ट तो देखो, अगर प्रोग्रामिंग में जाना है तो यार आज ही स्टार्ट कर दो. अगर अभी तक नहीं करा है, वेट मत करो, बिकॉज ये चीज जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे करनी तो है ही. अगर जॉब चाहिए तो वाई वी शुड लेट, राइट. तुम फर्स्ट ईयर में हो, चिल मारना थोड़ा कर लो, बट करना ही पड़ेगा. अगर जिंदगी में एज अ डेवलपर जाना है तो ये सीखना ही पड़ेगा. तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है. अब रूटीन का थोड़ा सा ना, मैं बोलता हूँ ईयर वाइज डिफरेंशिएशन हो सकता है. अब जो थर्ड ईयर में है उसने नहीं करा भाई, उसको ज्यादा घंटे लगाने पड़ेंगे, राइट. अब कोई फर्स्ट ईयर में है तो वो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, वीकडे पे 1-2 घंटे भी दे रहा है, वीकेंड पे 3-4 घंटे दे दे, एंड अपना थोड़ा स्ट्रक्चर बना ले कि एरेस कर लिया मैंने, स्ट्रिंग कर लिया. आई थिंक अगर आप ओवरऑल सोचोगे ना तो 4-5 महीने में आराम से हो सकता है, राइट. गिवन कि आपको कोई और इधर उधर की चीज नहीं है, आपको चीजें ढंग से समझ में आ रही है, बट 4-5 महीने में आराम से हो सकता है. एंड 1-2 घंटे वीकडे पे लगाओ और 3-4 घंटे वीकेंड पे लगाओ. अब अगर कोई थर्ड ईयर का बच्चा है या फोर्थ ईयर का बच्चा है, अब उसको तो थोड़ा सा यार ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उसको शायद केवल DSA नहीं, उसको प्रोजेक्ट भी बनाने या कुछ भी करना है, तो उसको वीकडे पे यार 3-4 घंटे देने पड़ेंगे, उसको वीकेंड पे 7-8 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसको ये चीजें जल्दी करनी पड़ेंगी. अब अगर जैसे मई चल रहा है, अब अगर उसको जुलाई में अगस्त में प्लेसमेंट्स में बैठना है किसी को, तो यार 3 महीने करना पड़ेगा ना, एंड अच्छे से करना पड़ेगा. फर्स्ट ईयर वाले के पास ज्यादा टाइम है तो वो थोड़ा थोड़ा करके कर सकता है, बट जनरली इसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि यार जो थर्ड और फोर्थ ईयर वाले हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा. बट ज्यादा लोड इसका मतलब घंटों का, बट आपको चीजें एक एक चीज करके कवर हो रही हैं, दैट इज गुड इनफ. बस इंप्रूवमेंट होती रहनी चाहिए. आइडियली 4-5 महीने में हो जाना चाहिए, बट 6 महीने में भी होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि दिस इज द स्किल यू हैव लर्न फॉर लाइफ. एक बार DSA की प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से हो गई तो कहीं पर भी आप इंटरव्यूज कभी भी दे सकते हो. क्योंकि यार आप कंपनी में जाओगे भी ना आज अमेजोन में, तो आपको कल को शिफ्ट करनी है कंपनी, तब भी DSA पूछा जाएगा. शुरू के 4-5 साल में तो DSA पूछा ही जाना है. तो लर्न इट इन अ वे कि यार मैं जिंदगी के अगले 10-15 साल तो DSA यूज करने ही वाला हूं, तो यार आज मुझे 6-7 महीने अच्छे से लगाने चाहिए. तो इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट. तो अगर आज की डेट में देखोगे, नॉट ओनली कंपनीज, लोग यूट्यूबर्स हैं, राइट, पेल के DSA पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट. यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स एंड यू कैन टीच. सो हर जगह DSA एकदम फैला हुआ है, एंड जस्ट लर्न इट इन अ वे, यार ये मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, राइट. तो दैट्स व्हाट आई से. एक चीज तो होती है DSA और एक होता है कॉम्पिटिटिव कोडिंग. तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में क्या करना चाहिए लोगों को, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट पर्टिकुलरली? श्योर. देखो अगेन यहाँ पर ईयर वाइज है. जो फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, अगर उसने फर्स्ट ईयर में DSA कर लिया, नाउ टू मेंटेन दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट, या और अच्छा होना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बिकॉज अभी हमने करे हैं दीज आर ओके फॉर लाइक क्रैकिंग इंटरव्यूज, बट कॉम्पिटिटिव कोडिंग में और एडवांस चीजें सीखते हो, नंबर थ्योरी, एंड जो जिसको मजा आता है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो और ज्यादा सीखना चाहता है. एंड गिवन उसके पास टाइम है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो डेफिनेटली यू शुड एक्सप्लोर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. क्योंकि क्या होता है, DSA सीख लिया, अब उसको मेंटेन करना होता है फ्लो, कि यार मैं ग्राफ्स में अच्छा ही रहूं, मैं डीपी में अच्छा रहूं. वो कैसे रहेगा? रेगुलर प्रैक्टिस करता रहेगा. तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो चैलेंज देती है, थोड़े टफ क्वेश्चंस और देती है, तो यू कीप ऑन इंप्रूविंग, एंड आपका एक बैलेंस बना होता है. आप डेवलपमेंट सीख रहे हो बट साथ साथ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो. तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को मैं डेफिनेटली बोलूंगा, अगर DSA ये वाला पार्ट कर ले तो डेफिनेटली वी शुड एक्सप्लोर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. थर्ड एंड फोर्थ ईयर वालों को आई विल रिकमेंड, देखो DSA तो बहुत अच्छे से कर लिया, अगर टाइम मिल रहा है तो भाई कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर लो. अगर ये है कि यार मैं तो डेवलपमेंट में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे कॉम्पिटिटिव कोडिंग से जॉब लगानी है, तो कर लो कि मैं कोड शेफ पे या कोड फोर्सेस पे बहुत अच्छा बनूंगा. बट अगर इनफ डिसेंट लेवल का कर लेते हो, प्रोजेक्ट्स वगैरह कर लेते हो, तो भी अच्छी कंपनी में जा सकते हो. बट इफ यू वांट टू स्टैंड आउट कि यार मैं तो डेवलपमेंट करूंगा ही नहीं, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं, तो भाई कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर लो, कुछ अच्छा हो ही जाएगा. क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट है, तो अपॉर्चुनिटीज आपको कोड शेफ, कोड फोर्सेस के थ्रू अच्छे से मिल सकती है. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डेफिनेटली, थर्ड एंड फोर्थ ईयर इट्स नॉट अ कंपल्शन, राइट. करते हो अच्छी बात है, बट अपॉर्चुनिटीज डेवलपमेंट से भी बन सकती, बिकॉज वहां क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है. मुझे किसी तरह एक कंपनी में जाना है, तो हो सकता है तुम यार अब थर्ड एंड फोर्थ ईयर में स्टार्ट कर रहे हो, अब DSA करोगे,
अब एकदम से कोई कंपनी नहीं लेगी, तो व्हाट यू विल डू इज हम किसी स्टार्टअप में चले जाते हैं, अगर हमें जोमेटो में चले गए, ओयो में चले गए, 1 साल वहां काम करा, उस एक्सपीरियंस के बाद हम गूगल में चले गए। सो सम थिंग्स लाइक दीज, बिकॉज आपको क्या एम होता है यार हमको किस तरह जॉब चाहिए, टाइम मिल रहा है डेफिनेटली करो, बिकॉज कोई नुकसान तो नहीं है। बस मैं ये बोलता हूँ यार वहां पर इंपॉर्टेंट है तुम एक जॉब ले लो, एक्सपीरियंस ले लो और अपने आप अच्छे चीजें सीखोगे, राइट। तो इफ यू आर स्टिकिंग ओनली टू प्रॉब्लम सॉल्विंग तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर लो, बट अगर आप और चीजें करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड एक्सप्लोर डेवलपमेंट पार्ट एज वेल, राइट। एंड आज की एक और चीज बोलूंगा, लाइक स्टार्टअप्स भी इक्वली हैं फैंग के, तो अपॉर्चुनिटीज वहां पर भी बहुत सारी है, एंड वो ज्यादा स्टार्टअप्स है, राइट। फैंग तो लिमिटेड कंपनीज है, बट और वो भी अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा पैसा दे रहे हैं, तो यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट, राइट। हाँ, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ESOP भी मिलते हैं बहुत सारे लोगों को, दे डोंट रियलाइज कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, बट लेटर ऑन इट टर्न्स आउट टू बी बिग थिंग इफ द स्टार्टअप वर्क्स। सो दैट्स अबाउट DSA एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग, क्या करना चाहिए, कौन सा शुड यू प्रेफर अकॉर्डिंग टू योर ईयर इन कॉलेज। One more thing is just some ending notes from you, Parik, मतलब for people who are getting into this whole journey of preparing for DSA and then competitive coding या फिर preparing for the coding interview. So what is it that they should be just knowing, just keeping in their mind at the end? आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? ठीक है, तो यार दो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज, DSA में जब तुम सीख रहे हो ना यार, दूसरों से कंपैरिजन बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर एक की ग्रास्पिंग स्पीड अलग है। कोई चीज वो उसको 2 घंटे में समझ में आती है, तुम्हें शायद 4 घंटे में समझ में आए। ये मेरे साथ बहुत होता था। तुम छोड़ दो, जब सीख रहे हो 6-7 महीने के लिए छोड़ दो दूसरों से कंपैरिजन, बस अपने पे फोकस करो, इंप्रूवमेंट करते रहो, दैट विल रियली मेक यू ग्रेट इन DSA। वरना क्या होगा यार, वो 3 महीने में DSA करके ऐप डेवलपमेंट करने लग जाएगा, तुम्हारा फोकस सारा हिल जाएगा, यार मैं भी कर लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है, हिलो मत। तुम 6 महीने करो, 6 महीने में DSA में अच्छे हो जाओ, जस्ट डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। वंस यू बिकम गुड इन DSA तुम भी कर सकते हो, राइट। वही मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अच्छे से सीखो, दूसरों से कंपैरिजन करना। दूसरी चीज यार, ये सब चीजें कर लेते हो, बट यहाँ जो हमने सीखा है ना, ये टॉपिक वाइज हमें पता है कि यहाँ स्टैक यूज होगा, यहाँ हीप यूज होगा, बट आफ्टर दैट कॉम्पिटिटिव कोडिंग करोगे तो अपना वो चीज आ जाएगी। बट जो 100 रैंडम क्वेश्चंस ऐसे करने होते हैं जिसमें तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर नहीं पता है, यहाँ कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होगा, स्टैक यूज होगा या ट्री यूज होगा या हीप यूज होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर मिस कर दोगे ना तो तुम्हें हमेशा आदत ये रहेगी, यार मुझे पहले से डेटा स्ट्रक्चर पता है, अच्छा बस वो लगाना है। नहीं यार, इंटरव्यू तो क्वेश्चन देगा, वो तुम्हें सोचना है स्टैक यूज होगा या ग्राफ यूज होगा या डीपी यूज होगी। तो यू नीड टू प्रैक्टिस दोज रैंडम क्वेश्चंस सो दैट यू बिकम ग्रेट इन DSA। अभी आप अच्छे हो गए हो, बट आपको पता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। ग्रेट तब बनोगे जब बिना पते आप अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर भी सोच लेते हो। दैट विल मेक यू मास्टर इन DSA, राइट। तो ये 2 चीजें हैं जो क्रिटिकल है वाइल लर्निंग स्पेशली DSA। बाकी चीजों के बारे में कभी और बात कर लेंगे, बट आई थिंक DSA के लिए ये 2 क्रिटिकल पार्ट्स हैं। Definitely, अगर audience that is still watching this video, if you want to know about the other aspects of coding interview, जैसे कि operating system हो गया, DBMS हो गया, let us know in the comment section if you want us to make more videos on those topics. We would be happy to make those. And Parik, thank you so much for joining here. I hope that this video adds value to the audience that is watching this video, and thank you so much for helping us out. So that was a complete video about how can you prepare for DSA, competitive coding, and a variety of other topics were discussed. Let me know if you want me to make any other videos in the comment section. Go take a look at Coding Ninja's courses. In the comment section, you'll find the link for that as well. Thank you so much for watching. If you're still watching, just write in the comment section, I watched till the very end. Hit the like button, share this video with your friends on social, and tag me at Ishan Sharma 7390. And I'll see you all in the next video.